हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। आपका आंसर किया गया तो बहुत लोगों को एक कमेंट्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, भैया आप लाइव नहीं आ रहे हैं, कहाँ बिजी हैं, मेरा इतना मार्क्स आ रहा है, मेरा इतना कट ऑफ आ रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन गलत हैं, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करिए, आंसर की गलत दे रखे हैं वो। तो एक्चुअली मैं इसलिए लाइव नहीं आया था क्योंकि मेरा सिस्टम कुछ, मैं अभी पहले से ही बोल रहा हूँ, मैं गाँव पे आ चुका हूँ। तो मैं गांव पे था नहीं और कहीं फंक्शन में गया हुआ था किसी के यहाँ, तो आने में टाइम लगा तो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड नहीं कर पाया था। बट आज आपको मोस्टली शिफ्ट वन एंड शिफ्ट टू का पीसीएम का तो सॉल्यूशन प्रोवाइड हो ही जाएगा। और केमिस्ट्री का साथ कल ही हो गया था, आपको शिवराज सर ने केमिस्ट्री का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। तो अभी मैं फिजिक्स का कर रहा हूँ सॉल्यूशन प्रोवाइड, क्योंकि फिजिक्स का जो केशव सर थे वो अभी थोड़ा इंटर्नशिप पे हैं और बिजी हैं, तो वो नहीं कर पाए। इसकी वजह से मुझे करना पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं, अगर लेट हो गया तो सॉरी, माफ करें मुझे। और क्रैक एंड सेट की तरफ से सॉरी मैं बोलता हूँ कि अगर लाइव नहीं आया, कुछ अपडेट नहीं मिल रहा है, तो कृपया कृपया करके मुझे माफ किया जाए, क्रैक एंड सेट को माफ किया जाए, ताकि हम आगे मोटिवेट के काम कर सके। तो एक्चुअली प्रॉब्लम होती है, आपको ही पता है। तो अभी हम स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन है शिफ्ट वन का है। जो अभी आपका आया है एग्जाम का, 29 अप्रैल का जो एग्जाम है उसका शिफ्ट वन का क्वेश्चन है, जो हम आधे घंटे में इसको कवर कर देंगे। 21 क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन के साथ, अच्छे से सॉल्यूशन के साथ करेंगे, बट उतना हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि आधे घंटे में 28 क्वेश्चन करना थोड़ा मुश्किल है। अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप समझ सकते हो कि आधे घंटे में मुश्किल है डिस्कस करना, आधे घंटे में बनाना मुश्किल है तो डिस्कस करना तो ऑब्वियस सी बात है मुश्किल होगा। तो अगर जिसको भी लगेगा आप नहीं अभी तक चेक किए हैं आंसर की, और चेक किए भी हैं, तो आपको लग रहा है कि ये मेरा आंसर सही है बट आंसर की में गलत है, तो आपको ये वीडियो से देख लेना है और मैच करना है कि क्या मेरा आंसर की और वीडियो का सॉल्यूशन दोनों का मैच कर रहा है और मेरा गलत है, तो फिर देखना कि आपका ही गलत होगा। क्योंकि ये सॉल्यूशन दो तीन बार आंसर को अलग अलग साइड से, अलग अलग सर से, बहुत ही जगह से हम लोगों ने चेक करके प्रोवाइड किया है। तो इसमें गलत नहीं होगा। जितने भी मान लो 4 5 6 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन जो भी है, वो चैलेंज करने के लिए हम लोगों ने इस क्वेश्चन में, मतलब पीडीएफ में हम लोगों ने लिख रखा है कि इस क्वेश्चन पे आपको चैलेंज करना है, किस क्वेश्चन पे करना है, किस क्वेश्चन पे नहीं करना, वो आपको देख लेना है। हो सकता है एक और प्रॉब्लम था कि भैया मेरा आंसर की अलग है, किसी और का आंसर की, ऑब्वियस सी बात है आंसर की अलग होगा, आपका क्वेश्चन पेपर अलग था, उसका क्वेश्चन पेपर अलग था, बट फिर भी आपको ये डाउट है कि मेरा आंसर की, मान लो कि मैं किसी और का क्वेश्चन से बना रहा हूँ आंसर की, क्वेश्चन आपका आपका क्वेश्चन वन में होगा, इसका इस पेपर में क्वेश्चन सेकंड होगा, 10 होगा, 15 होगा, 10वां नंबर पे होगा, कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे होगा, सेम क्वेश्चन होगा, बस क्वेश्चन का वेरिएशन होगा। तो इसके लिए आप टेंशन ना लें। अगर आंसर की आपका ऐसा है कि नहीं, मेरा सॉल्यूशन में मान लो टू टू आंसर है, आपका भी टू ही आया बट वहां पे थ्री दे रखा है आपके आंसर की में, तो फिर चैलेंज कर देना, वैसा होगा नहीं। ऐसे इतना भी गंदा एनटीए नहीं है गंदा, मैं मानता हूँ है, थोड़ा सा बेवकूफ है, कुछ भी कर देता है, बट इतना भी बेवकूफ नहीं है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो आप, एक सेकेंड मैं पेन ले लेता हूँ, कहाँ गया पेन, पेन ले लेता हूँ। चलो, तो ये देखो आप, थोड़ा पेन चल क्यों नहीं रहा। ये 25 का है, शिफ्ट वन का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। पेन का कलर चेंज कर लिया जाए थोड़ा, हाँ, तो पेन का कलर हमने चेंज कर लिया। चलो, अब देखो कि शिफ्ट वन में पहला क्वेश्चन क्या था। आपके में हो सकता है 10 नंबर पे हो, 15 नंबर पे हो, 5 नंबर पे, कुछ भी हो सकता है, बस वेरिएशन होगा, नंबर अलग आगे पीछे हो सकता है। एक क्वेश्चन आपका आया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कि इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा एनर्जी का। तो आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा जो एनर्जी होता है वो होता है गामा रे, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे एंड माइक्रो वेव्स, इसका होता है। तो आपका ऑप्शन में होगा तो ECBAD वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलो आगे चलते हैं। मैं जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको मैं बहुत अच्छे से करवाया हूँ, उसका अच्छे से सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, अच्छे से बताऊंगा। ये थोड़ा थ्योरेटिकल है तो आप समझ सकते हो, बहुत ही ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ दिया है इस बार। 10 12 क्वेश्चन एकदम इजी है, जो प्योर थ्योरेटिकल बेस है, जो ऐसी ही अगर आपको आती है तो आपको इजिली बन जाएंगे। तो अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। अरेंज द फ्लोइंग कॉइल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सेल्फ इंडक्शन, ये बोल रहा है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन होता क्या है?
इसको हम एल से लिखते हैं सेल्फ। पेन क्यों नहीं चल रहा, पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है, एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा सही से कर लेता हूँ उसको। हाँ, तो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर ए डिवाइड बाई एल। ये क्या है, एल है। ये क्या हो गया आपका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, मतलब ये एरिया हो गया। ये आपका लेंथ हो गया, और एन क्या हो गया आपका नंबर ऑफ टर्म्स हो गया। टर्म्स नहीं, सॉरी, टर्न्स। जैसे टर्न्स करने का मतलब ये है ना कि ये मान लो कि ये कोई सोलेनॉइड है या कुछ भी है, चलो ठीक है, इसमें कितने लेप्टा हुआ तार है, कितने टर्न्स किया हुआ है, समझ रहा है ये। तो सेल्फ इंडक्शन का ए मेनली फॉर्मूला होता है म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू ए बाई एल। तो आपको सिंपली यहाँ पे भी सॉल्यूशन में हम लोगों ने प्रोवाइड कर रखा है, क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ पे हम नहीं करेंगे, पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो अगर जैसी फॉर्मूला पुट करोगे तो आपको पहला सबसे ज्यादा वैल्यू देखना सबका कितना कितना आ रहा है। तो सबसे ज्यादा वैल्यू आपका इसमें आ रहा है, फिर सेकंड में आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, नो 1,84,062 8,000 है। तो आपको इससे इजिली पता चल जाएगा किसके सबसे ज्यादा सेल्फ इंडक्शन से आपको इंक्रीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है। तो घटते और में आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे ज्यादा ए सी डी एंड ए ऑप्शन जिसमें ठीक है, तो आपका सही है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ, अब आ गया बायोट सर्वट लॉ। ये क्या होता है, तो देखो बायोट सर्वट लॉ क्या होता है, बोथ लॉ आर एप्लीकेबल फॉर लॉन्ग रेंज इंटरेक्शन। सही बात है, दोनों लॉ जो है कूलम्स लॉ एंड बायोट सर्वट लॉ दोनों जो है एप्लीकेबल है लॉन्ग रेंज इंटरेक्शन के लिए। बायोट सर्वट लॉ हैज एंगल इंपीडेंस, सही बात है, सॉरी एंगल डिपेंडेंस, इंपीडेंस बोल रहा हूँ, एंगल डिपेंडेंस व्हिल कूलम्स आर डज नॉट। कूलम्स लॉ कैसे होगा, कूलम्स लॉ क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। कहाँ आपको एंगल दिख नहीं दिख रहा ना, सही बात है। अब इसने क्या बोला, डी ऑप्शन में ये है, डी ऑप्शन भी सही है इसका। डी ऑप्शन में सुपर पोजिशन अप्लाई टू बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, सही बात है, ये भी सही है। अगर आपने पढ़ा होगा तो ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन कुछ है नहीं। यहाँ पे बोल रहा है एक ऑप्शन गलत इसलिए था क्योंकि ये बोल रहा था कि नोट स्केलर। हाँ देखो, मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो स्केलर क्वांटिटी नहीं होता, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका, इसको हम बी से डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, ये आपको डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों डोनेट करता है, इसलिए ये वायोट वेक्टर सोर्स होता है, वेक्टर होता है, समझे। अब बात करते हैं, देखो अभी एक क्वेश्चन, हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4, इतना इजी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन तो आपको 8 में भी पूछा गया होगा, 8th क्लास 9 10th क्लास से याद करते आ रहे हो कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस कौन था, रदरफोर्ड था। डिस्कवरी ऑफ, सॉरी न्यूक्लियस था, रदरफोर्ड ने किया था। न्यूट्रॉन्स जेम्स चैडविक। रेडियो एक्टिविटी हेनरी बैकमैन। अगर आपको दो भी याद होता ना तो आप इजिली टिक कर देते, ऑप्शन को देख के आपको पता चल जाता है, दो ऑप्शन तो ऐसे ही निकल जाता है, एक दो अगर आप आता है तो। और रेडियो एक्टिविटी हेनरी बैकमैन, और ये आपका क्या है, न्यू ये ऑप्शन में क्या था, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस न्यूट्रॉन रेडियो एक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन था क्या, न्यूट्रियन, पता नहीं इसके बारे में क्या पीपीटी में ऐड किया है उसने। तो अगर आपको तीन भी पता था तो आपको इजिली ऑप्शन निकल जाते, ये तो याद करने वाला टर्म था। अब चलते हैं, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल चार्ज कैरिंग कंडक्टर्स। इसका कुछ नहीं फॉर्मूला, वैसे अगर फॉर्मूला आता था तो आपको इजिली निकल जाता क्योंकि वैल्यू दे रखा था। तो फोर्स क्या होता है, मैंने ऊपर भी लिख रखा है, म्यू नोट I1 I2 बाई 2 पाई डी। आपको वैल्यू दे रखा था करंट 1 करंट 2, डायमीटर दे रखा था, लेंथ दे रखा था, वैल्यू पुट करना है, आपका आंसर इजिली निकल जाता। आपका इतना आंसर आ रहा होगा, तो ये अगर आंसर आ रहा है मैच कर लेना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं था। अब ये वाले क्वेश्चन थोड़ा है जो थोड़ा लेंदी जाता, अगर अब बनाए हो ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है तो इसमें थोड़ा सा लेंदी है, बट जिसको आता है तो बहुत इजिली, अगर फॉर्मूला वगैरह याद है तो बहुत इजिली कर सकते हो। तो यहाँ पे दे रखा है कि देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम एयर टू ग्लास 3/2 दे रखा है, एंड एयर टू वाटर 4/3 दे रखा है। तो इसमें पूछा रेशियो ऑफ फोकल लेंथ, क्या पूछा, रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ ग्लास लेंस इन वाटर एंड इन एयर। यहाँ पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर 3/2 दे रखा है, और विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर 4/3 दे रखा है, ठीक है। तो हमको मेनली ए फाइंड करना, क्या फाइंड करना, ए फाइंड करना।
ये वाला सेम चीज ये लिखा हो एफ डब्ल्यू से और एफ ए से लिखा हुआ है। तो एफ डब्ल्यू मतलब वही जो ऊपर बोला गया कि फोकल लेंथ ऑफ द ग्लास लेंस इन वाटर, फोकल लेंथ ऑफ सेम ग्लास लेंस इन एयर, सेम ग्लास के तरफ। जैसे ये चीज लिखोगे तो आपको इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा आपको इक्वेशन लगेगा, बट मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि एक जैसे प्रूव करोगे तो आपको आ जाएगा कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास माइनस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिवाइड बाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास माइनस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इनटू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइड बाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ये जैसे ही करोगे या इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका 4:1 रेशियो आ जाए। ठीक है, तो अगर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स भाई बहुत ही, मैं पहले से बोल रहा हूँ, ऑप्टिक्स बहुत ही ज्यादा मार्क्स लाने वाला चैप्टर है। ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सब काफी अच्छे, मतलब इस दो जिसका भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह करंट कैपेसिटर सब जो अच्छा है ना, और ऑप्टिक्स वगैरह और मॉडर्न, वो काफी अच्छा मार्क्स लाएगा। इसी से क्वेश्चन ही आते हैं मेनली। और यहाँ पे बोला डिफ्रैक्शन ऑफ इफेक्ट, डिफ्रैक्शन इफेक्ट द इंटरफेरेंस पैटर्न, बिल्कुल सही है। लाइट कैन बी पोलराइज्ड, सही बात है। साउंड कैन नॉट, साउंड नहीं पोलराइज होता, लाइट लाइट पोलराइज होता है, मतलब मींस ट्रांसवर्स होता है, और लाइट साउंड कैन नॉट लॉन्गिट्यूडनल नहीं होता। इसमें क्या रखा है, डी ऑप्शन, बाकी ये दो ऑप्शन करेक्ट भी नहीं है और इसको कोई मतलब भी नहीं है जानने का, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बार्मर सीरीज के बाद में आपने पढ़ा होगा, बार्मर सीरीज, वाटसन सीरीज, लाइमन सीरीज, ये सारे पढ़ा होगा। तो आपको ये पूछा कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बार्मर सीरीज क्या होता है, तो आपको लाइमन सीरीज को पहले देखना है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कितना होता है लाइमन सीरीज का। तो कितना है, 9.3 एंगस्ट्रॉम, 4 भी लिख सकते हो, मतलब मैं तो जनरली अगर तुम न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बना भी रहे हो तो सीधा कुछ नहीं करना, 913 ले लो, एंगस्ट्रॉम कर दो, कोई लोड नहीं है। और यहाँ से वार्मर सीरीज का जो वेवलेंथ होता है 4 टाइम्स हो जाता है किसका, लाइमन सीरीज का 4 टाइम्स हो जाता है। इसको कुछ नहीं, 4 से 913 को मल्टीप्लाई कर दो, एक सेकेंड, 913 को मल्टीप्लाई कर दो। इसको जैसे मल्टीप्लाई कर देगा 9×36 के आसपास आ जाएगा आपका, अप्रोक्स में यही आंसर को दिख जाएगा। ठीक है, 936 और ये 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये ऑप्शन अप्रोक्स में देगा। मान लो कि अगर 0.4 भी नहीं मल्टीप्लाई किया हो तो फिर भी आपको इतना आंसर दिखेगा, इसका क्लोज कोई नहीं होगा। तो आपका 6 एंगस्ट्रॉम आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये आपको याद होना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन कहाँ से था पता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से, मॉडर्न फिजिक्स में जो कि पढ़ना है। रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। हाँ देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए बोला था कि रॉन्ग स्टेटमेंट क्या होता है, तो इसमें दूसरा ऑप्शन था रॉन्ग, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज डायरेक्शन को मेंशन नहीं करता, वो स्केलर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी जो है वो स्केलर प्लस डायरेक्शन, क्या बोल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैंने गलत यहाँ पे कुछ बोल दिया क्या, सॉरी, एक मिनट, अगर कुछ गलत बोल दिया होगा, गलत तो नहीं बोला होगा वैसे। देखो, वेक्टर क्वांटिटी है वो क्या करता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों को मेंशन करता है, और स्केलर क्वांटिटी जो है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को बताता है। तो चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज, वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो ये डायरेक्शन को नहीं बताएगा, समझे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यू होल कंसंट्रेशन आफ्टर डॉपिंग, न्यू होल कंसंट्रेशन क्या हो। तो अगर आप फॉर्मूला पढ़े हुए कंसंट्रेशन निकालने के लिए, तो एन इंटू पी इंटू एन आई का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, इंट्रेंसिक इंट्रेंसिक कंसंट्रेशन ऑफ होल, समझ रहा है, इंट्रेंसिक कंसंट्रेशन, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, और ये क्या है, होल होता है, होल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अगर आपको क्या निकालना है, क्या पी ही निकालना है, होल ही निकालना है, तो हमको पी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एन आई का स्क्वायर एन डिवाइड कर दो। जैसे ही डिवाइड करोगे आपका ये ऑप्शन आ जाएगा, मतलब 4 × 10⁻⁴ मीटर माइनस क्यूब, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें कुछ था नहीं, एकदम बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, और इजिली आपका इसे आ जाएंगे। सेमीकंडक्टर का एक क्वेश्चन है। अब इसमें क्वेश्चन में बोला है सेमीकंडक्टर के बारे में, ग्राफ बताओ। एक सेकंड में पढ़ लेता हूँ। द ग्राफ शोइंग
क्योंकि मैं ये पीपीटी मैं खुद नहीं बनाया हूँ, तो मेरे को एक बार पढ़ना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। द शोइंग वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर फॉर अ टाइपिकल सेमीकंडक्टर। हाँ, ये बोल रहा है कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी में क्या चेंज होगा, ग्राफ कैसा होगा। तो देखो, अगर आप फॉर्मूला निकालोगे तो रेजिस्टिविटी ये प्रूव करने के बाद आती है, तो आपको इजी अपॉन क्या होता है, ये जो एनर्जी है गैप एनर्जी है, बॉन्ड गैप एनर्जी, ये आपका कौन सा एनर्जी है, बॉन्ड गैप, इजी बराबर क्या है, बॉन्ड गैप एनर्जी इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका टेम्परेचर है, अगर आपको टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आपका रेजिस्टिविटी डाउन हो। आप यहाँ से भी देख लो, जैसे ही ये वाली पूरी टर्म टेम्परेचर बढ़ाओगे, ये टर्म घटेगा, मतलब ई का पावर कम रहा है तो रेजिस्टिविटी घट रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी घटेगा। तो देखो इसमें कहाँ है, इसमें टेम्परेचर बढ़ा रहे हो रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है, नहीं होगा। इसमें भी नहीं होगा, ये भी बढ़ रहा है, ये कांस्टेंट है। टेम्परेचर बढ़ रहा है बट रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, नहीं होगा। बट ये देखो, टेम्परेचर घट रहा है, रेजिस्टिविटी देखो क्या हो रहा है, डाउनवर्ड ग्राफ है, ऐसे हो रहा है। जितने कम टेम्परेचर उतने ज्यादा रेजिस्टिविटी, जितने कम टेम्परेचर उतने ज्यादा इधर टेम्परेचर है, रेजिस्टिविटी घट रहा है। तो आपका 4 ऑप्शन हो जाएगा। चलो, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कितने मिनट हो गए, थोड़ा सा देख लूं क्या, अगर आपका परमिशन हो तो देख लेते हैं। अरे 16 मिनट हो गया भाई, अभी तक 12 क्वेश्चन किए, हमें जल्दी करना। चलो, ये वाले क्वेश्चन अगर आपको पहले फिगर बनानी आनी चाहिए, कि चलो मैंने ये फिगर बना लिया, ठीक है, ये ऐसा कुछ फिगर बना लो, इसको बना लेना चाहिए था यार मुझे तो। चलो, ऐसा है, ठीक है। फिगर अगर खराब भी है तो आप समझ जाना, ठीक है। ये आपका सी हो गया, ये डी हो गया, ये आपका ए और बी मैंने यहाँ पे कहीं भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका 20 20 20 20, ठीक है, 20 20 हो गया। अब ये दोनों किस में दिख रहे हैं आपको, ए और ए आपको सीरीज में दिख रहे हैं। तो कभी भी कैपेसिटर के क्वेश्चन आता है तो सीरीज वाला क्या हो जाता है, पैरेलल में हो जाता है। करंट से आप याद करो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, करंट में सीरीज है तो ऐड हो जाता है डायरेक्ट, 20 + 20 हो जाता है, बट इसमें पैरेलल में हो जाता है। तो पैरेलल निकालने के लिए क्या होगा, अगर ऊपर वाला हम सी, ये वाला मान लो कि मैं यहाँ पे भी ये ले लेता हूँ, तो ए से ए, हम ए से बी जब हम निकालें रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, सॉरी कैपेसिटेंस। तो सी इक्विवेलेंट हम ए से बी निकालें, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ ऊपर वाला सी इक्विवेलेंट लिख देता हूँ, ए से बी लिखना अच्छा नहीं है, मैंने C1 और C2 लिख देता हूँ। ऊपर वाला को मैंने 1 कर दिया, नीचे वाला के 2 कर दिया। चलो, तो C1 इक्विवेलेंट निकालूंगा तो क्या हो जाता है, Q1 × Q2 होता था, डिवाइड बाय Q1 + Q2 होता था। अगर आप ये पढ़े होगे, अगर रेजिस्टेंस निकालते थे तो R1 × R2, R1 + R2 करते थे। वही इसी प्रकार है, इसमें भी कुछ नहीं है, वही है, सेम ही है, बस कुछ नहीं करना, इसको क्या कर देना, C1 C2 C1 + C2। तो यहाँ पे मैंने सेम फॉर्मूला लगाना है, इसको हम अभी मैं इरेज कर देता हूँ। कितना, 20 × 20, अब मैं इसको, हाँ, 20 × 20, 20 + 20 कितना हो जाएगा बताओ, 400 डिवाइड बाय 40, काटोगे 10 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार C2 का आ जाएगा, अगर C2 भी बोलेंगे तो 10 आ जाएगा। ये भी 10 आ गया, ये भी 10 आ गया। मैं कलर ले लेता हूँ थोड़ा सा रेड, आपको ये भी 10, ये भी 10 आ गया, ठीक है। अब ये 10 10 आ गया, अब आपको दिखेगा कि कुछ ऐसा सीरीज बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। वो थोड़ा सा समझ लेना, ये यहाँ पे 200 वोल्ट था ना, 200 वोल्ट है, हाँ 200 वोल्ट है, ठीक है। E10 और A10, ठीक है। अब ये दोनों आपको किस में दिख रहा है, पैरेलल में दिख रहे हैं। तो पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्ट ऐड हो जाता है। पैरेलल वाला चीज क्या हो जाता है, ऐड हो जाता था। सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 10 + 10, आपका कितना हो जाएगा, 20। तो पहला आंसर क्या बोला, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना ऑफ द सर्किट कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। तो देखो 20 किस में, एक में। तो अब ये ऑप्शन होगा या थर्ड या सेकंड ऑप्शन होगा, एक ऑप्शन तो पहले छट गया। अब मुझे निकालने हैं क्या, कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, एक कैपेसिटर पे चार्ज कितने हैं। तो मैंने अगर इसको 1 माना है, इसको सॉरी इसको 1 माना है, इसको 2 माना है, तो पहले हमको टोटल चार्ज कितना यहाँ से फ्लो हो रहा है वो मेरे को निकालना है, क्यू निकालना है। तो क्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है C × V। तो C कितना है आपका, क्या है, कैपेसिटर कितना है टोटल 20, V कितना है आपका 200, पोटेंशियल 200 है।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻³ आ जाएगा, इतना आपका चार्ज कूलम आ जाएगा, ठीक है। बट ये आपका टोटल यहाँ से जाने के बाद इधर भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इधर हाफ हाफ दोनों साइड हो जाएगा, तो हम इसको क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तब हमारे क्या आ जाएंगे, यहाँ से हमें डिवाइड करने के बाद क्या आएंगे, 2 × 10⁻³ कूलम चार्ज आ जाएगा। तो देखो 20 कैपेसिटर हो जाएगा इक्विवेलेंट, और चार्ज हमारा माइनस में जाएगा ना कुछ, ऐसा क्या है, हाँ तो प्लस में आ रहा है, माइनस में होगा ना कुछ, C × B। ओके, माइक्रोफराड है। तो 10⁻, ये आपको यहाँ पे जो आएगा ये माइक्रोफराड में म्यू है, समझे। ये जो है म्यू एफ मतलब, अरे इरेज क्या हो रहा है, 10⁻⁻6 है। कुछ नहीं करना ना, क्या ही करना, यहाँ पे आपको कितना है 4, यहाँ पे आपको 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ही आपको 10⁻⁻6 हो जाएगा, 10⁻⁻3 हो जाएगा, ये कटेगा, तो आपको क्या आ जाएगा, जगह ही नहीं बचा, मैं क्या बताऊं। चलो 2 × 10⁻³ हो गया, तो आपका आंसर थर्ड आ जाएगा। हाँ थर्ड हो गया, कुछ नहीं है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो, स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट फॉर अ मैग्नेटिक फोर्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज, करेक्ट नहीं है, तो मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बिकम जीरो। क्या बोल रहे हैं, करेक्ट नहीं, जीरो सही है। if velocity and magnetic field are parallel और एंटी पैरेलल, देखो क्या बोल रहा है, इसको मैं बता ही देता हूँ कि मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बिकम जीरो। तो ये मेरे को बताओ कि मैग्नेटिक फोर्स अगर हम निकाले तो क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स मान लो कि मैंने एफ लिखा, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है आपका, Q × V मैग्नेटिक फोर्स वैल्यू क्या होता है, टेंशन, और तो ये क्या हो जाएगा, QBV साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, एंटी पैरेलल और पैरेलल, पैरेलल में क्या होता है, थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री साइन कितना होता है, जीरो, तो आपका ये जीरो हो गया। अगर एंटी पैरेलल है, दोनों पैरेलल है तो दोनों साथ जा रहे हैं, जीरो हो गया। अगर एंटी पैरेलल है तो 180 डिग्री हो गया। अगर साइन का वैल्यू जीरो भी है, फिर भी साइन जीरो जीरो होता है, तो सही बात है। मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम इट्स वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सही बात है। देखो ना, यहाँ पे अगर हम फोर्स लिखें Q × VVV साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो आपका सबसे ज्यादा यही हो गया ना, यही हो गया, ये भी सही बात है। मैग्नेटिक फोर्स इज नॉन जीरो इफ चार्ज इज नॉट मूविंग, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैग्नेटिक फोर्स नॉन जीरो होगा अगर चार्ज मूव ही नहीं करेगा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं यही वाला चीज से कि क्या है, क्यू है और क्या है V × V साइन क्या है थीटा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर कांस्टेंट है, ये तो मैं ये वाला, बस इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वाली टर्म, ये तो कांस्टेंट है बट ये वेरिएबल, अगर इसमें से एक भी जीरो हो गया तो क्या होगा, फोर्स जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो होगा, बट यहाँ पे गलत बोल रहा है, तो थर्ड ऑप्शन आपका गलत हो गया। और ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम नहीं है, कम टाइम में करना, ऑप्शन आपका आ गया। चलो आगे निकलते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 100 न्यूटन कूलम दे रखा है आपका, और आई कैप दे रखा है। चलो ठीक है, तो आई कैप वगैरह तो आपको निकालने आता होगा, और ये हमको फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, E.A, मतलब डायरेक्शन होता है, इसका वेक्टर क्वांटिटी है। E.A, ई क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है कॉस थीटा, तो जैसे ही इसको हम करोगे तो E A कॉस थीटा। तो देखो अगर आपका YZ प्लेन में पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है, YZ प्लेन में, मैं थोड़ा पेन ग्रीन ले लेता हूँ, YZ प्लेन में पूछ रहा है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, अगर इसका कॉपी ऐसा है, मतलब क्या बताऊं, एक चलो किसी का कार्ड था, चलो ये ऐसा है, इधर की तरह YZ प्लेन भी कुछ ऐसा ही होगा। आप अगर आप इमेजिन करो, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, देखो मेरा पेन वाई, ये जेड और ये एक्स, एरिया भी इधर है इधर ही है, तो क्या होगा, थीटा यहाँ पे क्या हो रही है, जीरो हो रही है, जीरो हो रही है कि नहीं हो रही, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, ये 100 × एरिया कितना है भाई, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको चेंज कर लेना, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू कॉस जीरो, कॉस जीरो क्या होता है, सॉरी कॉस जीरो 1 होता है, तो क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, 20 ये सेंटीमीटर में, आंसर किसमें दे रखा, न्यूटन मीटर कूलम स्क्वायर, तो मीटर में कूलम में चेंज कर लो, जैसे चेंज करोगे 100 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे,
तो आ जाएगा इजीली आपका। तो करो ना। बस कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे। चले यार, एक सेकेंड। आपको जैसे ही सेंटीमीटर में है ना, वहां पे कौन सा आंसर क्या दे रखा है, मीटर में दे रखा है, तो बस इसको कुछ नहीं करो ना। 20 है। इसको मीटर में करने के लिए क्या करेगा, स्क्वायर से ये करना पड़ेगा। ऊपर क्या होगा, 2 × 10⁻³ 10⁻⁴। बस हो गया। और क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम हो जाएगा। ये काटोगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻1 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम हो जाएगा। एक सेकेंड। चलो मैं इधर, कूलम हो जाएगा। समझ गए, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो अब हम चलते हैं। देखो ये अगर ये भी नहीं बनाया होगा तो मैं क्या बोलूँ, इलेक्ट्रिक स्टेट ना, सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैट्स का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोस्टैट्स का क्वेश्चन है भाई। इलेक्ट्रोस्टैट्स का क्वेश्चन है जो कि फॉर्मूला बेस है। आपको फॉर्मूला याद है तो इजिली, क्योंकि प्रूफ तो कर नहीं पाओगे, एडवांस का एग्जाम हो नहीं रहा है। आता है जल्दी करो, नहीं आता निकल जाओ भाई। चलो मेरे भाई, मेरे छोटे भाइयों एवं बहनों, अब हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इंफिनिटी लॉन्ग स्टेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लॉन्ग इन्फिनिटली वायर के, तो ये आपको पता होगा क्या होता है। 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर होता है, जो कि आपको फॉर्मूला है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बोलो, के लैम्डा बाई 2 आर भी बोल सकते हैं। समझ गए। और फिर बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे इसी को बहुत लोग बोलेंगे क्या होगा, लैम्डा क्या होता है, के का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। सॉरी सॉरी सॉरी, 2 के लैम्डा बाई आर होता है। सॉरी, 2 के लैम्डा बाई, तो 2 लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है इंटू आर। काटोगे तो 2 होगा, तो क्या होगा, लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा। सेम चीज लिखा हुआ है, मैं वही लिखा, बस कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। क्या बोल रहा है, थिन स्फेरिकल सेल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है यूनिफॉर्मली आउटसाइड, बाहर पूछ रहा है। अरे यार, क्योंकि वही आर स्क्वायर होता है यार, बाहर की तरफ ये स्फीयर है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है तो क्या होता है, के क्यू वाई आर स्क्वायर होता है ना, के क्यू वाई आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को क्या लिख दिया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और के क्यू बाई आर स्क्वायर लिख दिया है, बाहर की तरफ है। आपको याद होगा ये फॉर्मूला। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल मतलब खाली, अगर स्फीयर है, स्फीयर के अगर ये सॉलिड बोलता तो चार्ज होता, अगर स्फीयर के इसके अंदर चार्ज क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ऑलवेज जीरो होता है। अगर ये स्फीयर बोल रहा है खाली है, अगर ये बोल रहा है कि फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं। तो देखो कौन सा आ गया, इसका आपका ये आ गया, इसका आपका ये आ गया, इसका आपका ये आ गया। तो फर्स्ट का सेकंड आ गया, थर्ड का सेकंड का बी आ गया, ये आ गया, सी का फोर्थ आ गया। आपको तो यहीं से निकल गया, बट फिर भी पढ़ लेते हैं हमें ऑप्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन सीट। प्लेन सीट की क्या होता है, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो याद करने वाला है, पहले ही पढ़ रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। भाई मेरे 2 साल 3 साल बड़ा हो गया भाई, मैं बहुत दिनों से नहीं पढ़ रहा हूँ। मेरे को मैथ्स में इंटरेस्ट है, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, देख रहा है भाई का टैलेंट। देखो भाई, तेरा भाई सब पढ़ा दे, तो बहुत लोगों के डाउट होता है भाई पढ़ाते नहीं। अरे क्या पढ़ाऊँ यार, टीम को देखना, बहुत चीजें मैनेज करना पड़ता है भाई, बहुत बहुत चीजें देखना पड़ता है मुझे, सब कुछ देखना पड़ता है, स्पोर्ट्स वगैरह। चलो करते हैं बातें बाद में, अभी क्वेश्चन सॉल्व। हाँ चलो, ये बोल रहे इन स्टेप, क्या बोला, हाँ इन स्टेप स्टेट, अरे यार क्या बोल रहे हैं, चलो, इन स्टेप अप ट्रांसफॉर्म इफ इनपुट वोल्टेज एंड करंट आर 220 वोल्टेज एंड 10 एम्पियर्स, ठीक है, and ratio of turn secondary and primary coil is 4:1, then output voltage and current are respectively। तो मैं इसको सॉल्यूशन पहले देख कर दिया हूं। देखो आपको दे रखा है कि वोल्टेज जो है पहले, वीपी वो कितना 220 है, आईपी आपका इतना है। समझ में आ रहा है, ये दे रखा है, अब देख लो ना। चलो रेड ले लो क्या, चलो रेड ले लेता हूँ, आपकी डिमांड है तो। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। वोल्टेज का जो रिलेशन आपका, फिर बाकी जो वोल्टेज दे रखा है यहाँ पे देख रहा है, आउटपुट वोल्टेज सेकेंडरी वाला है, और करंट सेकेंडरी का दे रखा है, सॉरी, प्राइमरी का टर्न्स और सेकेंडरी का टर्न्स दे रखा है। टर्न्स मतलब वाइंडिंग। तो देख लो,
तो वोल्टेज जो है रिलेशन, वोल्टेज का जो रिलेशन है डायरेक्टली रिलेशन होता है किससे, नंबर ऑफ टर्न से, ठीक है। तो देखो वी एस बाई वीपी एन एस बाई एनपी, तो 4:1 हो जाएगा। हमको ये पता है कि कौन कौन सा वीएस, नहीं वीपी हमको पता है, वीपी 220, हमको वीएस निकालना है, यही तो पूछ रहा है आउटपुट। आउटपुट को मैंने वीएस माना, वीएस क्योंकि यहाँ पे रिस्पेक्टिवली दे रखा है ना, सेकेंडरी और प्राइमरी दे रखा है, मैंने माना क्या दे रखा है वो। तो जैसे ही करोगे 880 आ जाएगा। फिर करंट जो होता है इनवर्सली होता है, तो आईपीवाईएस इसको ऐसे सेम रहने दो दोनों का। अगर मान यहाँ पे तुम आईएस लिखोगे, आईएस बाई आईपी लिखोगे, तो तुमको एनपी यहाँ पे करना पड़ेगा, अगर आईएस तो यहाँ पे एनपी करना पड़ेगा। मैं इसलिए नहीं लिखा क्योंकि रेशियो दे रखा था तो इजी था, इसको ही चेंज कर दो। जैसे करोगे 2.5 आ जाएगा और ये आ जाएगा इजिली। आंसर आपको कौन सा है, ऑप्शन ए। चलो, बहुत आसान क्वेश्चन था, उसको कुछ बताने का मतलब था नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन लाइट इंटर्स अ प्रिज्म it get split into its constituent colors, this is due to, क्यों होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण होता है भाई, ये तो सिंपल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे मान लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर कोई ग्लास पे व्हाइट लाइट आ रहा है, तो जैसा जैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जितना ज्यादा होगा डिफरेंट वेवलेंथ के हिसाब से वो चेंज हो जाता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं, ऑप्शन यही सही है। और कोई है क्या, वेलोसिटी चेंज ऑफ डिफरेंट, नहीं नहीं, आपका सेकंड सही है। चलो, और कोई सही नहीं है, रीजन भी डाल रखा हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लगा कि दिया था जो जेई मेंस लाइक, हाँ जेन्युइनली जेई मेंस का क्वेश्चन ही है, आ सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टॉर्क पूछ लिया, बच्चों को टॉर्क में भूल जाते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, पढ़ लेना। अगर नंबर ऑफ टर्न्स इतना है, एरिया दे रखा है, करंट दे रखा है, और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, थीटा दे रखा है, ये बोल रखा है कि एक सोलेनोइड है। सोलेनोइड मतलब ऐसे तरह के है, इसमें तार लपटे हुए हैं, ये जो मान लो मैं पेन ले रखा हूँ, इसमें तार लपटे हुए हैं सीधे, और इसका करंट दे रखा है, इसका एरिया बता रखा है, तो आपको इजिली यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट निकल जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट जैसे म्यू, म्यू क्या होता है, करंट इंटू एरिया इंटू नंबर ऑफ टर्म्स कितना है वो लिख लिया, तो ये जैसे ही करोगे आपका 1.28 एम्पियर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। और जैसे आपका ये मीटर स्क्वायर में आएगा, टॉर्क क्या होता है, म्यू फोर्स इन फोर्स होता है। तो देखो टॉर्क क्या होता है, म्यू इज, आपका टॉर्क का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है, म्यू क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू भी साइन थीटा। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ऐसे भी कहीं आप देखोगे, ऐसे भी आप कहीं देखोगे, ठीक है। तो ये जो थीटा है, मान लो कि मैग्नेटिक मोमेंट इधर, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इसके बीच में थीटा कितना है, 30 डिग्री है। तो जैसे 30 डिग्री आप बीच में डालोगे, 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, क्या होता है, साइन 30 कितना होता है, 1/√2 होता है ना शायद, हाँ यही होता है। तो मैं गलत बोल दिया क्या, साइन 30 का वैल्यू, पता नहीं यार, देख लेना, कुछ ऐसा ही होता है। नहीं नहीं, 1/√2 तो नहीं होना चाहिए, क्या होता है, चलो साइन 30 का वैल्यू 1/√2 नहीं होता है, 1/2 होता है। अगर आपको निकालना है ना तो इजीली आप निकाल सकते हो, ऐसे ही देख लो ना। cos 30 क्या, cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है, 90 माइनस 30 कर दो, आ जाएगा आपको आंसर। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ना गया, स्टार्ट करें कि वैल्यू भूल गया भाई, चलो कोई नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, कोई नहीं। चलो चलते हैं। इफ द क्या बोला, रेशियो ऑफ ईएमएफ इंड्यूस ऑफ टू कॉइल दे रखा है, ठीक है, दो कॉइल का रेशियो दे रखा है, इलेक्ट्रिक ईएमएफ रेशियो E1/E2 कितना देखा है, 2/3 दे रखा है। इफ द चेंज ऑफ फ्लक्स, क्या दे रखा है, ऑफ ईच टर्न ऑफ टू कॉइल इज सेम, चेंज ऑफ फ्लक्स जो है ये आपका क्या होता है, चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होता है, अगर चेंज इन फ्लक्स की बात करें, क्या होता है, d5/dt होता है, चेंज इन फ्लक्स होता है, इसको चेंज इन फ्लक्स बोलते हैं। तो बोल रहा है कि चेंज इन फ्लक्स क्या है, दोनों का सेम है, d5/1 और d5/2 दोनों का फ्लक्स सेम है। तो ईएमएफ क्या होता है, एन इंटू चेंज इन फ्लक्स होता है। ईएमएफ अगर हम फॉर्मूला पूछे कि ईएमएफ क्या होता है, तो कुछ नहीं होता, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं एंड चेंज इन फ्लक्स होता है। तो देखो ये दोनों तो सेम था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, EMF1/EMF2, क्या यहाँ पे EMF फॉर्मूला N1/d511 d5 2 N2/d5 2 dt, ये दोनों तो सेम थे, क्योंकि दोनों सेम थे तो दोनों कट गए, तो N1/N2 बन गया, और यहाँ पे 2/3, तो दोनों का सेम आ गया, कितना आ जाएगा, 2/3 ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो चलो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ देखो, इस क्वेश्चन में चैलेंज तुम कर सकना ही, क्योंकि यहाँ पे इसने बोल नहीं रखा कि कौन सा सेमीकंडक्टर है, अगर नहीं बोलता कि कौन सा इंट्रिंसिक है, सॉरी एक सेकंड, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है या डोप्ड है, डॉप, अरे यार,
या डोप्ड डोप सेमीकंडक्टर है, तो हम नहीं बता पाएंगे। अगर बाकी नहीं दिया हो रहा था तो हम इंट्रिंसिक लेके बनाते हैं, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के क्या होता है, द वैलेंस बॉन्ड इज कंप्लीटली फिल्ड होता है एंड कंडक्शन बॉन्ड इज पार्शियली फिल्ड होता है। इसलिए ऑप्शन बी आपका सही है। बाकी अगर वहां पे डॉट बोल देता तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता, तो आपका ये सेकेंड ऑप्शन सही है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अब देखो इस सबसे इजी क्वेश्चन था जो कि आप लोगों का, एक सेकेंड इस फोन आ रहा है, मैं थोड़ा पिकअप कर लेता हूँ, एक सेकेंड पॉज करता हूँ। चलो, फोन आ गया था जो कि इम्पोर्टेंट था, वो ब्रदर साहब का फोन था जो कि उठाना बहुत इम्पोर्टेंट है। का 5 सेकंड वेस्ट हो गया, कोई बात नहीं। थोड़ा वीडियो मुझे लगता है लंबा हो जाएगा यार, पता नहीं 35 मिनट का हो गया क्या। चलो जल्दी जल्दी निकालते हैं। देखो ये सर्किट है, तो वीटा स्टोन ब्रिज आप लोगों ने पढ़ा होगा, कितने लोगों ने वीटा स्टोन ब्रिज पढ़ा है, लगा दो ना, पढ़ा है तो। देखो कितना है, देखो 10 × 50, 10 × 50, ये आपका मर गया खत्म। जैसे ही खत्म हो गया, ये क्या में है, ये 10 × 10 क्या है, सीरीज में हो गया। ये जैसे ही ऊपर सीरीज में हो गया तो सीरीज वाला, ये देखो ये करंट का है तो डायरेक्ट हम सीरीज में ऐड कर देते हैं, कैपेसिटर है नहीं, तो आप इसको डायरेक्ट ऐड करोगे, और इसको डायरेक्ट ऐड करो। अब ये करो, सॉरी हाँ, एक सेकेंड यार। हाँ, चलो देखो ये जैसे ही करोगे 20 हो जाएगा, ये जैसे ही करोगे 10 हो जाएगा। अब जैसे ही ये सीरीज में है, अभी क्या है, पैरेलल में दिख रहा है, पैरेलल में यहाँ पे कितना वोल्टेज है आपका, 50 वोल्टेज है। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस कुछ दे रखा है, यहाँ पे भी 10 ओम्स है। तो ठीक है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको करो 20 × 10, 20 + 10, आपको सी इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए ये दोनों का निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 30, सॉरी करो ना, 200/30, यानी यहाँ से निकालोगे तो कितना होगा, 20/3 हो जाएगा। ये आपका 20/3 हो गया। अब ये 20/3 और ये कितना है 10, अब आपका इस तरह से रेजिस्टेंस बन जाएंगे। चलो मैं बना ही देता हूँ, आपका इस तरह से बन जाएंगे, ये आपका 20/3 और ये 10 ओम्स हो जाएंगे, ये 10 ओम, और ये आपका 50 वोल्टेज हो जाएगा। अब ये दोनों की क्या करोगे, सीरीज में ऐड कर दो, तो 20/3 + 10, ये आपका आर इक्वेलेंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जोड़ो 30/50/3 हो जाएगा आपका। अब हमको निकालना क्या है, करंट निकालना है। करंट क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, होता है या नहीं होता, ये मेरे को बता दे। होता है, V कितना है 50 है, आई मेरे को नहीं पता, आर मेरे को पता है 50/3, ये 50 से 50 कैंसिल हुआ, आई कितना हो गया 3 एम्पियर। फाइनल, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, पेन का कलर चेंज कर देते हैं, लाल है, हरा है, बट यार नहीं, चलो चेंज नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे ग्रीन ज्यादा है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज गिवन, दे रखा है आपका, देखो ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपका दे रखा है, ये दे रखा है बी वाई। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर आपने पढ़ा होगा, सिंपल सी है, वी नोट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड साइन के एक्स प्लस डब्ल्यू टी। तो हमें फाइंड क्या करना है, एनर्जी फाइंड करना है, एनर्जी ऑफ वेव। तो एनर्जी ऑफ वेव क्या होता है, इज इंटू एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, ये इसका कांस्टेंट है, ये कोई है नहीं, कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट टर्म है। इसका वैल्यू भी अगर नहीं याद है, आपको याद होना चाहिए, 6.63 इंटू 10⁻34 जूल होता है, तो आपको याद होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ से देखें तो डब्ल्यू निकालना है, डब्ल्यू वाला टर्म आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पे डब्ल्यू टी है, पे एक्स है, देखो एक्स आपको दिख रहा है, ये वाला टर्म आपका के एक्स है जो कि यूज नहीं है, आपको एक्स दे रखा है, ये आपका डब्ल्यू है। तो डब्ल्यू यहाँ से लिख लो, डब्ल्यू कितना है आपका 1.5 इंटू 10⁻11, तो ये लिख देना डायरेक्ट 6.6 जैसे मल्टीप्लाई करोगे आपको इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था जो कि आपका ए आंसर है, कुछ इसमें करना ही नहीं। बस इसमें एक क्वेश्चन देखना था, ये जब मैंने जेईई मेंस का पेपर दिया था 2022 में, उस टाइम में सेम क्वेश्चन आया था इसी प्रकार, बट उसमें थोड़ा सा घुमाया था, एक स्टेप आगे बढ़ाया था, उसमें फोर्स वगैरह तक लेके चल गया था, बट यही था, उसमें भी ऐसे ही पकड़ना था। चलो ये भी क्वेश्चन, ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है ब्रो, आते रहता है जेईई मेंस में, जेईई मेंस का पता नहीं क्या है, फेवरेट चीज है क्या है नहीं पता मुझे, बट आते रहता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, P²/2m, पी यहाँ पे आपका क्या, अरे पेन ही नहीं चल रहा, पी क्या है, मोमेंटम है, पी यहाँ पे आपका मोमेंटम है, ठीक है। अगर इसको हम जैसे ही क्वेश्चन को थोड़ा बहुत चेंज मॉडिफाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 2m QV,
ये चीजें आपको तो ऐसे भी याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए जेई के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए। जैसे ये करोगे तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होगा 2m क्यूबी। एम आपका मास हो गया, क्यू आपका चार्ज हो गया, वी आपका वोल्टेज हो गया। तो यहाँ पे अल्फा और प्रोटॉन का निकालना है। तो मास ऑफ अल्फा कितना होता है, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है। तो मास ऑफ अल्फा 4m हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटोन m है तो ये 4m हो जाएगा। और यहाँ पे बोल रखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम है, तो मैंने सेम रख रखा। और चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का थी प्रोटॉन्स का, मान लो ई है तो इसका अल्फा का 2e हो जाएगा, 2 टाइम्स ज्यादा होता है। तो ये सारी चीज वैल्यू डालोगे तो यहाँ पे डाल लो ना, लीनियर मोमेंटम निकालो। 2 इंटू मास कितना है अल्फा का, अल्फा पार्टिकल्स का 4m है। चार्ज कितना अल्फा पार्टिकल्स का 2e है। वोल्टेज सेम है। जैसे करोगे 16 MeV हो जाएगा। ये आपका हो गया लीनियर मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स का। और लीनियर मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन पार्टिकल्स का, अगर प्रोटॉन्स का निकालना है तो आपका 2m ये हो गया आपका। जैसे ही ये दोनों को अगर आप रेशियो निकालते हो यहाँ ले जाते हो तो काटपीट करने के बाद 2√2:1 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है। तो अभी आपको चैलेंज करने वाला सिर्फ क्वेश्चन एक ही मिला है, जो कि बहुत लोगों के डाउट था, भैया बहुत गलत क्वेश्चन है। ऐसा कुछ नहीं है, इतना भी एनटीए गलत नहीं करता। मैंने टेस्ट में भी बोला था कि एनटीए जितना मेरे टेस्ट में ऑप्शन गलत है, मेरे से ज्यादा ही देता है। मेरे टेस्ट में जो अपना टेस्ट था एनसेट का, क्रैक एनसेट का, उसमें कितने टोटल गलत ऑप्शन गलत होते थे? एक टेस्ट में 3 या 4 रॉन्ग वॉन्ग हो जाते थे, पता नहीं कैसे। मैक्सिमम 3-4 होते थे। इसमें तो ज्यादा कर दिया है, टोटल अगर जोड़ा जाए तो 181 क्वेश्चन में। आगे बढ़ गया क्या? हाँ। ये डायरेक्टली मतलब कंसेप्ट बेस है, थोड़ा सा इसका लॉन्ग प्रोसेस आगे, इसलिए मैं इसको सोल्यूशन ज्यादा नहीं कर रखा है, मैंने चिपका रखा है। देखो इम्पिडेंस जो है ना, जितने ज्यादा इम्पिडेंस होगा, क्या होगा, जितने ज्यादा यहाँ पे हाइयर सी रिड्यूस मतलब चार्ज होगा, वो क्या करेगा, 1/W डिक्रीज होगा। तो इम्पिडेंस क्या होगा, जैसे जैसे ही सी ज्यादा बढ़ेगा वो क्या करेगा, इम्पिडेंस को क्या करेगा, घटा देगा। इम्पिडेंस जैसे ही घटेगा वो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इम्पिडेंस घटेगा करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखो बी का इम्पिडेंस क्या है, कम है, तो करंट क्या है, ज्यादा है। और ए का इम्पिडेंस ज्यादा है तो सॉरी, ए का इम्पिडेंस ज्यादा है तो करंट कम है। इलेक्ट्रिक करंट होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि करंट इंक्रीज करेगा तो डाइलेक्ट, क्या है, करंट इंक्रीज विथ डाइलेक्ट्रिक। हाँ, डाइलेक्ट्रिक जैसे इंक्रीज करेगा करंट इंक्रीज करेगा, बट वोल्टेज क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो ये डायरेक्ट कंसेप्ट है, इसका फॉर्मूला है, आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, जो कि बहुत लंबा जाएगा, तो उतना टाइम नहीं, टाइम ज्यादा हो रहा है, तो मैं थोड़ा सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी इसको कवर करूँ। तो अब बात करते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग सॉरी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कितना, जितने ज्यादा जिसका मास, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी, मास नंबर जितना ज्यादा होगा, तो देखो मास सबसे ज्यादा किसका, इसका सबसे ज्यादा रहेगा। फिर मास किसका है, सल्फर का, तो आपका सबसे ज्यादा ये होगा। अगर डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोल रहा है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है मुझे, मैं डिक्रीजिंग में लिख रहा हूँ। तो सबसे कम से देखते हैं, तो सबसे ये होगा, फिर आपका सल्फर होगा, फिर आपका कार्बन होगा, फिर आपका अ, हाँ देखो अभी इस दोनों में बोलोगे भैया होना तो चाहिए था लिथियम का, बात सही है, बट यहाँ पे लिथियम का इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि नल यहाँ पे आ जाता है। इसका बाइंडिंग एनर्जी जो है लिथियम का, हीलियम का ज्यादा होता है लिथियम से। ये दोनों में यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाते हैं, और वैसा फिजिक्स में आता नहीं, बट एक केमिस्ट्री का पोर्शन है इसलिए आ गया। फिजिक्स में है, केमिस्ट्री थोड़ी सी पढ़नी है चीजें। तो इसका बाइंडिंग एनर्जी जो है हीलियम का कुछ 6-7 पॉइंट समथिंग है, और लिथियम का 5 पॉइंट समथिंग है। इसकी वजह से ये हो जाती है, एनर्जी कम जाती है। ओके, अब चलो मैं थोड़ा कलर 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 कलर, ये क्या है, ये क्या आ गया, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो जल्दी जल्दी इसको करनी, थ्योरेटिकल है, पढ़ लेना। यहाँ पे बोल रहा है 2 मेटल प्लेट्स ऑफ सेम सरफेस एरिया, दो को मेटल प्लेट्स दे रखा है, सेम सरफेस एरिया है। वर्क फंक्शन आर irradiated by a beam of light incident normally, it found a photoelectric current from the two metals are different। बिल्कुल 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 सही है ये तो। यहाँ पे फिर क्या है, थोड़ा छोड़, इन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विथ
इंक्रीजेस इन इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट, नहीं बिल्कुल गलत है। फॉर अ मोनो क्या लिखा, मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव सरफेस, ये भी गलत है। ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स कम आउट विद द सेम एनर्जी, कभी नहीं हो सकता सारे सेम एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे भाई। फोटो इमिशन फ्रॉम फोटो सेंसिटिव सरफेस इज पॉसिबल ओनली इफ इंसिडेंट रेडिएशन हैज फ्रीक्वेंसी अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल। तो आपका ए एंड डी सही। अब देखो ये क्वेश्चन अगर नहीं आता तो जूते खाओगे, चप्पल खाओगे, मुझसे खाओगे। और कॉलेज में भी आओगे तो मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा, खड़गपुर में आओगे, आईआईटी खड़गपुर में आओगे तो ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा। तो बताओ भाई ये फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होता है सीरीज में, इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होता है पैरेलल में, बताओ। रेजिस्टेंस क्या होता है सीरीज में, क्या होता है पैरेलल में, क्या होता है, जो कि बहुत इजी है। इक्विवेलेंट ईएमएफ पूछता है अगर सीरीज में, तो जैसे हम ऐड करते थे रेजिस्टेंस को उसी प्रकार हम सीरीज में भी ऐड करेंगे। और पैरेलल वाली चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाती है, उसमें ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट आ जाती है, तो ई वन अपॉन आर वन आ जाता है, टू अपॉन आर टू आ जाता है, वहां पे वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू आता था, बट यहाँ पे सेम आता है, बट आर वन आर टू आ जाता है। तो आपका ये तो ये आ जाएगा, ये आपका ये आ जाएगा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द, ये आपका ये आ जाएगा, सीरीज में है, और ये पैरेलल में तो आपका ये आ जाएगा। तो देखो फर्स्ट का सेकंड आएगा कहाँ पे, फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का सेकंड थर्ड में है, सेकंड का थर्ड सही है, थर्ड का फोर्थ सही है, हाँ तो आपका थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। तो आपका कितना देर हो गया मैं देख लेता हूँ थोड़ा, अरे 46 मिनट हो गया। तो अब मैं ये बता रहा हूँ कि अब आपकी डाउट क्लियर हो गए होंगे। एक क्वेश्चन सिर्फ है जिसको आप चैलेंज कर सकते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर पता नहीं उस पे डार्क मैंने बता रखा है, याद नहीं है मुझे, उस क्वेश्चन को आप चैलेंज करो, और बाकी सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करने की ट्राई करूंगा। और बाकी लाइव वाइव का सिस्टम थोड़ा सा दिक्कत हो चुका है, मेरे पास वेब कैम नहीं है, बहुत सारी चीज नहीं है। अभी भी तेरे भाई ने एक नया ही लिया है काम चलाने के लिए, क्योंकि ऑप्शन थोड़ा सोचा कि घर पे हूँ तो करना पड़ेगा। और वैसे आपका प्यार है, चलता रहे, मेरे को जानते ही हूँ, बैक एंड सेट से हूँ, आपका भाई बहुत दिन से काम कर रहा है आपके लिए। तो चलिए, कोई भी डाउट हो कमेंट्स में जरूर लिखें, शेयर करें वीडियो को, और आज रात तक शायद है तो इस वीडियो को अच्छे से देखें और एनालाइज करें कि हाँ मेरा सही है, कहाँ पे गलत है। बाकी मैं ट्राई करूंगा कि यार नेक्स्ट टाइम से मैं भी पढ़ाऊँ यार, अच्छा पढ़ाता हूँ ना, लग रहा है मुझे अच्छा पढ़ाता हूँ, पढ़ाता नहीं हूँ पढ़ता नहीं हूँ अलग बात है, थोड़ा सा हूँ, थोड़ा सा तेरा भाई थोड़ा सा अलग मूड का इंसान है, थोड़ा टाइम नहीं मिलता है, मूड तो सही रहता है। चलो, और जिसका, हाँ जिसका एग्जाम खराब गया है, थोड़ा सा दिक्कत है, वो ज्यादा लोड ना ले, हाँ, तैयारी करें नेक्स्ट टाइम के लिए। जिसका सेकंड ड्रॉपर भी है, थर्ड ड्रॉपर में आ रहे हैं, फिर भी आपका आईआईटी भुवनेश्वर में नेक्स्ट टाइम के लिए एलिजिबल हो, एक साल रुक सकते हो अगर रुकना है तो, ज्यादा लोड नहीं लेने का, हम बैच लाएंगे नेक्स्ट ईयर भी, नेक्स्ट ईयर के लिए, और बहुत सारे टेस्ट भी लाएंगे नेक्स्ट ईयर, बहुत ही फाड़ू करने वाले हैं, टेंशन नहीं लो। क्रैक एंड एक अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके लिए, आप टेस्ट दिए होगा आपको पता होगा, फालतू नहीं बकता है, कुछ भी आके लाइव आके कुछ भी ज्ञान वान नहीं बकता, जो भी होता है सच्चाई बोलता है। चलो, धन्यवाद।